उसमें अगर थोड़ी बहुत CO2 भी डिजोल्व हो जाएगी तो डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए डेंसिटी क्या मान के चलेंगे 1। 500 ml किसके बराबर हो जाएगा 500 के। ये यहाँ छाप देना, ये सब कुछ फुल ऑफ CO2 आ जाएंगे। मोल ऑफ CO2 होमवर्क करते रहना है, ट्राई करते रहना है, ऐसे ही करते करते दिसंबर आ जाएगा और हम बैठ के पछतावा करेंगे कि यार 2 साल पहले हमने स्टार्ट किया होता। समझ गए ना? 25 में से अगर आप 10 ही बना रहे हो, 15 बना रहे हो, बड़ी बात है। ट्राई पूरे करने, बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोशिश करना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, कैलकुलेट दी ऑस्मोटिक which contain 0.1 and 0.2 m and 5% क्वेश्चन है, पहला वाला हो गया, जा रहा है। हाँ 35। ये बताओ, एक सॉल्यूशन है, क्या क्या कंटेन करके रखा हुआ है NaCl। कौन कौन? Na2SO4 और Ha। अभी बताओ, इसके अंदर जब हमें पाई निकालना होता था तो हम क्या करते हैं, मोल बाय वॉल्यूम। जितने भी सॉल्यूट पार्टिकल हैं सबके मोल बाय वॉल्यूम RT करते हैं कि नहीं। अब मुझे तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, मोल ऑफ NaCl, ये लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। और अगर वो डिसोसिएट हो रहा है तो उसके वॉन्ट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, करूंगा कि नहीं करूंगा। प्लस मोल ऑफ Na2SO4, अगर ये भी डिसोसिएट हो रहा है तो इसके वॉन्ट ऑफ फैक्टर से, प्लस मोल ऑफ Ha, अगर ये डिसोसिएट हो रहा है तो इसके वॉन्ट ऑफ फैक्टर से। ये टोटल मोल आ गए अपॉन वॉल्यूम RT। मान लो इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी है, तो पहले मुझे बताओ इसका वॉन्ट ऑफ फैक्टर कितना आएगा, I कितना आएगा 2, इसका I कितना आएगा 3, इसका I कितना आएगा 20% डिसोसिएट हो रहा है तो 1 प्लस 0.2 2 माइनस अल्फा, तो ये बन जाएगा 1.2। ये आ गया। इसका वॉल्यूम भी है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी बेटा 0.1, ये कितना है 0.1, ये कितना है बेटा 0.1 m है कि नहीं है, ये कितना है बेटा 0.2 m, तीसरा वाला कितना है 0.5 m। बताओ अगर मुझे मोल ऑफ NaCl निकालना है तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.1 इंटू V, तो कितना बन जाएगा 0.1 V, और वॉन्ट ऑफ फैक्टर कितना है इसका 2, दूसरे कितना आएगा, अब ये V वॉल्यूम है तो V सबके लिए इसी में ये पड़ा हुआ है, कितना हो जाएगा 0.2 V। वॉन्ट ऑफ फैक्टर कितना है इसका 3, प्लस 0.5 V, वॉन्ट ऑफ फैक्टर कितना है 1.2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 2 R, तो V से V कट जाएगा 0.6, ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 0.6 बन जाएगा ना ये।
क्या बन जाएगा? 0.6 बन जाएगा ये कितना हो गया? 0.2 प्लस 0.6 प्लस 0.6, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया। टेम्परेचर ये हो जाएगा 1/300, और टेम्परेचर कितना है, सॉरी 1/12, 1/12, और ये कितना है 300, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, सॉरी 25। ये कितना हो गया टोटल सम करोगे? 1.4, 1.4 इंटू 25, ये आएगा ना। तो ये हो गया, ये बन जाएगा 35। यही आ रहा है आंसर, 35 ही आ रहा था। सेकंड क्वेश्चन से लिख लो उस। देखो यहाँ यूरिया दिया हुआ है, देखो दो सॉल्यूशन है मेरे पास, ध्यान से देखना क्या चल रहा है। दो सॉल्यूशन है, एक यूरिया का है, कि मुझे यूरिया की कंसंट्रेशन के बारे में कोई पता नहीं है,
फिर मुझे क्या दिया गया है, उसका पाई दिया गया है। पाई 1 कितना दिया गया है बेटा, पाई कितना दिया गया है, 2 ATM। इसका टेम्परेचर भी दिया गया है, कितना दिया गया है बेटा, इतनी इंफॉर्मेशन है। ऐसे ही मेरे पास एक और सॉल्यूशन है, इसके अंदर क्या डला हुआ है, NaCl डला हुआ है। उसका मुझे पाई दिया गया है, उसको अपन ने पाई 2 मान लो, कितना दिया है 1.2, और उसका टेम्परेचर कितना दिया है 400। 400 है, कितना है 500, कितना दिया है, उल्टा लिख दिया, ये 500 था, ये 500 था और ये 300। बस इतनी इंफॉर्मेशन है मेरे पास कि एक सॉल्यूशन यूरिया का है, एक NaCl का है। अब उन्होंने क्या किया, ध्यान सुनना, उन्होंने क्या किया कि इसमें से कितना निकाला, 200 ml फर्स्ट सॉल्यूशन से, ये बताओ 200 ml इससे लिया और 400 ml इससे लिया और एक नया सॉल्यूशन बना दिया। तो 200 और 400 ml बनाओगे तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 600 ml। इतना कॉमन सेंस है। और इस सॉल्यूशन में कौन कौन रहेगा, यूरिया भी रहे प्लस NaCl भी रहेगा, ये दिया हुआ है। और क्या क्या दिया हुआ है, इसका टेम्परेचर भी दिया है, बोला कि 400 मेंटेन किया। अब आपसे पूछ रहा है इसका पाई कितना है। अच्छा बताओ मुझे पाई निकालने के लिए क्या है, काहे की जरूरत है, पाई निकालने के लिए मुझे जरूरत है बेटा मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए, टोटल सॉल्यूट। वॉल्यूम है मेरे पास, वॉल्यूम है मेरे पास, मुझे क्या चाहिए आर, आर मेरे को पता है, टेम्परेचर भी पता है, सिर्फ मुझे क्या चाहिए मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे लाए, इससे कितना आ रहा है यूरिया, किससे NaCl आ रहा है। अब ये बताओ इसका हम कैसे, देखो अब होगा क्या, इसका पाई दिया, इसकी कंसंट्रेशन नहीं दी। मान लो अगर इसी कंसंट्रेशन मान लो M1 होती तो अपन क्या बोलते, यूरिया कितना हो जाता है इसमें, कोई बता सकता है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। इसका अगर मान लो इसकी मोलरिटी M1 होती तो यूरिया मुझे कितना मिलता, M1 भी वन। और अगर इसकी मान लो मोलरिटी M2 होती तो मोलरिटी इंटू 400 मल्टीप्लाई करता तो NaCl आ जाता, तो मुझे यहां पे मैं लिख देता। अब बताओ क्या इसकी मैं मोलरिटी निकाल सकता हूं, कैसे, पाई का यूज करके। मान लो इसकी मोलरिटी M1 है, इसकी मोलरिटी कितनी है M2, तो पहला मेरा काम क्या होगा, अगर इसी डायरेक्ट कंसंट्रेशन देते पाई क्यों दिया, ताकि मैं कंसंट्रेशन निकाल सकूं। और इस कंसंट्रेशन और वॉल्यूम का यूज करके, भाई कंसंट्रेशन इतना है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है, मोल बनता है कि नहीं बनता। तो मोलरिटी इंटू 200 करूंगा तो यहाँ पे यूरिया आ जाएगा, इसकी मोलरिटी इंटू 400 करूंगा तो मोल ऑफ NaCl आ जाएंगे। जैसे ही मुझे मोल ऑफ यूरिया और मोल ऑफ NaCl मिले, क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया। करो जल्दी फिर। अच्छा तो M1 कितना आ रहा है, देखो M1 आ गया, देखो M1, देखो M1 क्या बन जाए, सरो पाई 1 क्या बनेगा जल्दी बताओ, T1 या फिर M1 बोल सकता हूं, M1 RT ये लिखोगे। पाई कितना है 2 इक्वल्स टू M1 R, टेम्परेचर कितना है, तो M1 कितना बन गया जल्दी बताओ, ये बन गया अपना M1 बन गया 2/100 R। मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि मे बी R बाद में कटेंगे, ऐसे ही छोड़ दिया।
ये तो ये एम वन लिख दिया, ये तो पाई टू क्या बनेगा, पाई टू बनेगा। देखो अब ये NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये डिसोसिएट होगा, बॉन्ड ऑफ फैक्टर लेना पड़ेगा, I इंटू M2 RT 500 आएगा, चलो 500 लिख दी, 500 चलो। पाई कितना है 1.2, आई कितना होता है 2, M2 R और टेम्परेचर कितना है, M2 की वैल्यू कितनी आ गई, M2 कितना आ गया 1.2 अपॉन 600 R, ये आ गया। ये क्या है, ये है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया, ये क्या है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ NaCl, NaCl की मोलरिटी है। अब मुझे निकालना क्या है बेटा, उसका पाई, पाई निकालना, तो पाई अभी बताओ इसके अंदर मोल कितने जाएंगे, यूरिया के मोल कितने बनेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो अब मैं यहां पे क्या करूंगा, मोल ऑफ यूरिया प्लस मोल ऑफ NaCl, साथ में NaCl का बॉन्ड ऑफ फैक्टर भी लेना पड़ेगा क्यों डिसोसिएट होगा, इंटू R इंटू 400 अपॉन वॉल्यूम, ये करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ यूरिया कितना मिल रहा है मुझे, 200 ml लिया, 200 ml मतलब 0.2 लीटर, तो क्या करोगे बेटा इसको 2 इंटू 500 R इंटू 0.2 प्लस NaCl कितना हो जाएगा, NaCl कितना लिया 400 ml, 400 ml लिया तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से, 1.2 डिवाइडेड बाय 600 R इंटू 0.6, ये क्या हो गए, ये मोल ऑफ NaCl हुए और उसका बॉन्ड ऑफ फैक्टर कितना है बेटा 2, ये बॉन्ड ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन होगी, मोल ऑफ यूरिया मोल ऑफ NaCl और उसका बॉन्ड ऑफ फैक्टर 0.4, टोटल वॉल्यूम कितना है 0.6 इंटू R इंटू 400, देखो ये R डिवाइड में जाएगा, ये R मल्टीप्लाई में कट जाएंगे, R ने पड़ जाएगा, तो पूरा सॉल्व नहीं करना, और भी कट रहा है, और क्या कट रहा है सॉल्व करो, कितना बन गया 0.4, ये बन गया 0.4 बाय 500, बना कि नहीं बना, प्लस ये कितना बन गया, कितना बन जाएगा, इसको अगर पर मल्टीप्लाई करेंगे 48.48, 0.48 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 400 बाय 0.6, ऐसा बना के नहीं बना, ये बना के नहीं बना, जीरो जीरो निपटा दी, अच्छा इंटू 2 भी है, इंटू 2 यहां पर भी सही है, इंटू 2 ये 2, अब क्या क्या बच रहा है, सॉल्व करो इसको, इसको मैं क्या, इसको मैं कितना लिख सकता हूं 0.4 को मैं क्या लिख सकता हूं 0.08 प्लस ये कितना बन जाएगा, ये कितने टाइम्स आएगा पॉइंट, कितने टाइम्स आएगा ये पॉइंट, चलो पहले एक काम करते हैं इसको निपटा देते हैं, 3 से इसको निपटाओ कितना बन जाएगा 16 इंटू 4 बाय 0.6 मतलब 2 बाय 3, 20/3 आ गया, सिंपल ये 20/3 आ गया, इसका सम करो कितना हो जाएगा 2.24, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 0.24 इंटू 20/3, यही है ना, कितना बन जाएगा 1 सॉल्व करना, ऐसे कैसे कैसे भी क्वेश्चन आए आप कर ले जाएं, अपन को ये मालूम होना चाहिए कौन सी चीज की रिक्वायरमेंट है वो कहां से आएगी,
मुझे मालूम था कि दूसरे जो फाइनल सॉल्यूशन में मुझे सॉल्यूट की मोल की जरूरत पड़ रही है। सॉल्यूट के मोल हम कहाँ से लेके आएंगे? फर्स्ट इनिशियल सॉल्यूशन से। अब इनिशियल सॉल्यूशन में तो डायरेक्ट दिया नहीं है, पाई दिया है, तो पाई से हम कंसंट्रेशन निकालेंगे, हम लोग यूज कर लेंगे। यहाँ से या देख लो, ये एनसीईआरटी में दी है। देखो एंड, पहले क्वेश्चन, 3 चैप्टर हैं आपके फिर 12th के में, जेई मेंस, तीनों महा इंपॉर्टेंट है। तो अपन पढ़ रहे हैं ना, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सीट मीट छोड़ने की कोशिश नहीं करना, फिर निपट जाओगे। समझ गए ना? लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसके सॉल्यूशन के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे। नहीं मर रहे हैं, पूछो, करो। अपन ने हर एक वैरायटी का क्वेश्चन किया है बोर्ड पे, हर एक वैरायटी का। आप चाहे जेई मेंस का उठा लो, चाहे एडवांस का उठा लो, एडवांस की पीवाई की उठा लेना। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, गारंटी मैं ले रहा हूँ। बस कंडीशन अप्लाई किया आपने, नोट्स अच्छे से लगाए, सीट तो छोड़ो। तो चुन चुन के क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, मुझे लगा है ये ऐसा भी है, वैसा भी है, सब बन जाएंगे। उठा के देखना, कभी एडवांस उठाना। जर्मन सिल्वर होता है, आर्टिफिशियल होता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होता बस। एक बार आया था, अभी मेंस में आया था, उसमें सब में एजी एजी लगा के रखा था, एक में एजी नहीं था। मान लो तुम्हें याद नहीं है, इतना याद रखो बस, सिल्वर नाम है, सिल्वर ही नहीं है, उसमें एजी नहीं है। आर्टिफिशियल सिल्वर होता है ना जो पहनते। देखो ये लिख लिया। देखो ये क्या होते हैं, ग्लाइकोल हो गया, आप ग्लिसरॉल होता है, ये क्या होता है, इथिलीन ग्लाइकोल। ये नाम याद रखना, डायरेक्ट नाम लिखा होगा, मॉलिक्यूलर मास यूज हो रहा होगा। इथिलीन ग्लाइकोल 2-3 बार यूज हुआ है। C2H6O2, ये कौन सा है, ग्लिसरॉल। 3 कार्बन 3 ऑक्सीजन, बाकी हाइड्रोजन। 3 कार्बन 3 ऑक्सीजन। अब ये एल्कोहल, ये क्या होते हैं, एंटी फ्रीजिंग एजेंट। एंटी मतलब क्या होता है, रोकने वाला, अपोजिट, और फ्रीजिंग को रोकने वाला। आप लोगों ने कार वगैरह देखी, कार में एक रेडिएटर होता है, उसमें कूलेंट डालते हैं। कूलेंट का काम क्या होता है, इंजन को, हीट को बाहर लेके आता है। अब क्या होता है कि जैसे मान लो, जहाँ जैसे मान लो अपन कश्मीर वश्मीर या फिर कहीं अपन स्विट्जरलैंड विट्जरलैंड में कार चलती है, जहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है, वहां तो पानी डालोगे जम जाएगा। तो उसमें क्या करते हैं, पानी में हम क्या करते हैं, ये ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल या एल्कोहल उसमें ऐड कर देते हैं। एंटी फ्रीजिंग एजेंट क्या करते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं। तो वो क्या करता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देता है। मान लो उनका फ्रीजिंग पॉइंट उन्होंने, वैसे पानी कितने पे फ्रीज करता है, 0 डिग्री पे। आपने ये ऐड कर दी, मान लो उसने -10 डिग्री पहुंचा दिया। अब मान लो वहां पे ठंड पड़ी, -5 डिग्री हो गया, ये कार तो चालू ही नहीं होगी, चलेगी ही नहीं, सीज कर जाएगी। कूलेंट फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि कूलेंट क्या बन गया, आइस बन गया। ये लिक्विड में ही रहेगा। समझ में आया, ये किस में रहेगा, लिक्विड में ही रहेगा। हम लोग क्या यूज करते हैं, इन सबको मिक्स करते हैं, एंटी फ्रीजिंग। तो क्या करते हैं, ये उस सॉल्यूशन, उस पानी का या उस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट डाउन कर देते हैं। जो नॉर्मल टेम्परेचर पे जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट था, वो उससे डाउन हो जाता। तो एंटी फ्रीजिंग, कार वगैरह के रेडिएटर में हम लोग ये यूज करते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल। अब ये उन्होंने एग्जाम्पल दिए थे आपकी एनसीईआरटी के पहले ही पेज में, ब्रास, ब्रॉन्ज और जर्मन सिल्वर, तो ये देख लेना। ये क्या है, अपने एलॉय है, एलॉय। अब एक और
अभी गर्मी का टाइम है, मटका आइसक्रीम खाइए। ऐसी ऐसी कुछ उनकी एक पेटी रहती है, देखा होगा ऐसा, ऐसा रहता है, में होल बने रहते हैं ऐसे। कौन सी रहती, कौन सी फेमस है यहाँ ग्वालियर में? शंकर कौन सी? ऐसे कुछ कुल्फी है। ऐसे वो बनाते कैसे, देखा होगा? ऐसे एक वो रहता है, इसमें डंडी डाल देते हैं, अंदर डाल देते हैं, डालते कि नहीं डालते? रहता है, रहता है कि नहीं रहता है? आपने देखा होगा कि इस ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर क्या क्या डाल के रखते हैं, अच्छा ये बताओ। बर्फ डाल के रख, बर्फ डाल के रखते हैं और उसमें होल कर देते हैं। और उस, मालूम है उसके अंदर आइस रहती है, और आइस में और साथ में क्या मिक्स करते हैं, सॉल्ट। सॉल्ट क्यों डालते हैं? आइसक्रीम टेस्टी हो जाए, क्यों? आइसक्रीम टेस्टी हो जाए इसलिए डालते हैं। खट्टा मीठा, टेस्टी, सॉल्टी, कौन सा फ्लेवर है, सॉल्टी है। अच्छा ये बताओ, देखो इसका रीजन बता रहा हूँ क्या होता है। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं बहुत बार कि जो अपने जो कुल्फी वाले रहते हैं ना, वो लोग यहाँ पे जो कुल्फी रहती है उसमें जो आइस डालते हैं उसमें सॉल्ट क्यों डालते हैं? अरे जो बर्फ रहता है यहाँ पे, क्यों डालते हैं सॉल्ट? देखो, अभी बताओ, सुनो, अगर इन्होंने सिर्फ आइस लिया, ध्यान सुनना, अगर आइस लिया तो ये आइस मेल्ट करके, देखो ये जो आइस होता है, आइस का तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, बहुत लो होता है, -20, माइनस -20, -30 ऐसा रहता है आइस का टेम्परेचर, क्योंकि वो जहां से फ्रिज करा के लाते हैं वहां पे बहुत टेम्परेचर लो कर देते हैं। अब होता क्या है, अब बताओ, ये अगर ये आइस मेल्ट होगा तो पानी बनेगा, तो पानी कितना डिग्री सेल्सियस कैरी करेगा, 0। अभी बताओ, जब आप इसमें ये डालते हो, ये इसके अंदर डालोगे तो इसके कांटेक्ट में कौन आएगा, पानी तो ही आएगा। पानी आएगा कि नहीं आएगा? पानी कांटेक्ट में आएगा, पानी का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये 0 डिग्री सेल्सियस से इसको हीट एब्जॉर्ब करेगा। मान लो ये जो पानी बना, पानी में हमने इसमें सॉल्ट डाल के रखा हुआ है, सॉल्ट प्लस वाटर, ये तो एक सॉल्यूशन बन गया। तो जैसे ये सॉल्यूशन बनेगा तो इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। मान लो -10 डिग्री हो गया इसका, मान लो -5 हो गया, मान लो -10 डिग्री हो गया। तो अब आपके सॉल्ट के केस में कौन आएगा इसके टच में, वो वाला पानी आएगा जो -10 डिग्री पे है। तो बताओ कौन जल्दी इस आइसक्रीम को जमाएगा, -10 वाला कि 0 वाला? -10 वाला। अभी देखा होगा कि आप घर में जमाने की कोशिश करते हो, आइस घर में जमाने की कोशिश करते हो, आप बर्फ में वो आइसक्रीम को डालते हो, जमती नहीं है। उसमें कभी नमक डाल के फिर डालना, तो वो क्या करता है, नमक क्या करता है, उसके पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर कर देता है। लोअर करेगा, अब देखो सर ये -10 क्यों होगा, क्योंकि ये जो पानी है वो आइस यहाँ पे, जैसे मान लो ये आइस का क्यूब है, इसमें आपने होल किया तो इसके अंदर क्या आ गया, थोड़ा बहुत पानी जमा हो गया। अब वो पानी कितने पे रहेगा, लगभग 0 डिग्री पे। 0 से कम रहेगा तो वो वो आपका फ्रीज हो जाएगा। तो ये पानी जो है, नॉर्मल पानी कितना, 0 डिग्री सेल्सियस ही रह सकता है मेल्टिंग फॉर्म में। 0 से कम करोगे वो आइस बन जाएगी। अब हमने क्या किया, उसमें सॉल्ट डाल दिया, सॉल्ट क्या करेगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देगा। तो -10 पे भी पानी किसके फॉर्म में है, वाटर के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में। अब ये लिक्विड जब ये आइसक्रीम के कांटेक्ट में आएगा तो इसको फ्रीज आसानी से कर, तो इसमें भी क्या करता है, जो NaCl होता है, जो सॉल्ट होता है, वो सॉल्ट क्या करता है, फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है पानी के। और पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो जो आप उसमें कुल्फी डिप कर रहे हो वो जल्दी जम जाएगी। रखना, रेडिएटर में यूज होता है। कुल्फी वाला सॉल्ट क्यों यूज करता है, पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने के लिए। ये एप्लीकेशन हो गई।
केमिकल काइनेटिक्स, देख लो नया चैप्टर। केमिकल, देखो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, इसमें हम लोग बात करते हैं रेट में, हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, तो बोलते हैं ना लिक्विड सॉल्यूशन में हम लिक्विड्स के बारे में बात कर रहे हैं, वेपर, प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ऐसे ही केमिकल काइनेटिक्स में हम किसके बारे में, हम इसमें हम किसके बारे में डील करते हैं, रेट एंड फैक्टर्स इन विच रेट डिपेंड्स, रेट के बारे में बात। रेट मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना, रिएक्शन स्लो है या फास्ट है, कितने टाइम में ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। कोई आपसे बोल दे कि यार ये हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं, मान लो ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये तो मालूम है कन्वर्ट होना है, कितने टाइम में होगा, कितना टाइम लगेगा। यहाँ पर भी टाइम की बात आती है। वहां हम किस केमिकल, ऐसा बोला था, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी रेट एंड फैक्टर इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड। इसमें हम किसकी बात करते हैं, रेट और वो फैक्टर जिन पे रेट डिपेंड करती है, फिर उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहां पे ध्यान देना, सबसे पहले अपन किसकी बात करने वाले हैं, रेट के बारे में बात करने। रेट मतलब क्या होता है, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो होता है। स्पीड क्या होता है, जैसे अपन फिजिक्स में स्पीड, वेलोसिटी, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी बन जाता है, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड बन जाता है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री में रेट क्या होगी, केमिस्ट्री में रेट क्या होगी कि भाई कोई भी आपने कंपाउंड लिया उसका अमाउंट, जैसे अगर जैसे मान लो अपन रेट की बात करेंगे तो रेट क्या होगा, जैसे मान लो अपना रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, प्रोडक्ट में। अच्छा बताओ, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में होगा तो किसका अमाउंट बढ़ रहा होगा, किसका अमाउंट कम हो रहा होगा। तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, देखो दो दो टाइप से लिखते हैं हम लोग, रेट ऑफ रिएक्टेंट मतलब आर, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस का मतलब क्या होता है, कम होना, डिसअपियर मतलब कम होता जा रहा है। कम कौन होता है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, रिएक्टेंट। और एपियर कौन होगा, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट के लिए क्या बोलोगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, और प्रोडक्ट के लिए क्या बोलोगे, रेट ऑफ एपियरेंस। समझ में आया। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसके लिए होता है बेटा, रिएक्टेंट के लिए। ऐसे ही अपन क्या लिखेंगे, इसको अपन लिख देंगे आर ओ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, एक अपने पास ही आएगा। आर ओ एपिरियन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसके, डिसअपियर कौन होता है, रिएक्टेंट। तो डिसअपियरेंस किसके लिए यूज होगा, रिएक्टेंट के लिए। एपियर मतलब बढ़ना, आते जाना, बढ़ते जाना, तो किसके लिए होगा, प्रोडक्ट के लिए। तो आपने दो टाइप की स्पीड पढ़ी हो, वेलोसिटी दो टाइप की पढ़ी होगी, कौन कौन सी, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ऐसे ही इसमें एक अपने पास, अगर मैं आपसे ऐसा बोल दूं, देखो होता क्या है। अच्छा तो डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, डेल्टा मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, कोई भी फाइनल माइनस इनिशियल कर दो डेल्टा होता है। अब ध्यान देना, अब मैं यहां पे बोलूं कि बताओ रिएक्टेंट का अमाउंट, ध्यान सुनना, पहले रिएक्टेंट 10 था, 10 से 8 हो गया, तो इसका चेंज कितना होगा मोल का, 8 10 कितना होगा, माइनस।
डेल्टा मतलब चेंज होता है, चेंज होता है कि नहीं होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। अगर प्रोडक्ट का फाइन रिएक्टेंट का फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो क्या आएगा? तो इस नेगेटिव से बचने के लिए मालूम हम लोग क्या करते हैं, एक माइनस पहले चिप, मुझे मालूम है कि डेल्टा नेगेटिव मिलना है, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी मतलब टाइम। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, और माइनस रिएक्टेंट कौन सा, फाइनल वाला, ठीक ना। बाय की टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर टाइम है ये। देखो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वैल्यू छोटी होगी, इनिशियल बड़ी होगी, तो ये नेगेटिव। अब आपसे कोई बोल दे रेट -2 है तो कोई फील ही नहीं है, इसलिए क्या किया, नेगेटिव से बचाने के लिए हमने क्या किया, एक नेगेटिव। इसलिए जब भी रेट ऑफ डिसअपियरेंस होगा तो एक नेगेटिव साइन साथ में चल। अच्छा बताओ ये एवरेज है कि इंस्टेंटेनियस है? एवरेज। अगर मान लो मुझे इंस्टेंटेनियस लिखना होता तो माइनस डी आर बाय डी, ये तो फिर आती है, ये इंस्टेंट की है। जिस भी इंस्टेंट पे रेट चाहिए, डी मतलब बड़ा चेंज, डेल्टा छोटा चेंज मतलब एक पॉइंट पे चेंज। अगर आप एक एक रेंज की बात करें तो डेल्टा आता है, एक पॉइंट की बात करते तो डी आता है। अच्छा बताओ ये तो अपन ने लिख लिया, ये क्या है, एवरेज रेट ऑफ, ये क्या बोलोगे, एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर मतलब रिएक्ट। ये क्या बोलोगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर। रेट ऑफ अपीयरेंस क्या लिखोगे यहां पे, डेल्टा टी बाय डेल्टा, ये अलग चीज है, इक्वल नहीं लिखना, अलग करके लिखना। दो दो तरीके से लिखी जाती है रेट। रेट ये वाली कौन सी है बेटा, अब यहां जगह नहीं है इसलिए यहां लिख दी। ये कौन सी है बेटा, ये है एवरेज। ये वाली कौन सी है, ऐसे ही इसको आप क्या बोलोगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन फाइनल, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन टी फाइनल टी इनी। ये तो पॉजिटिव ही बनेगा क्योंकि धीरे धीरे प्रोडक्ट बढ़ेगा। प्रोडक्ट इनिशियली 0 होता है, 0 से 1 2 3 4। और अगर मुझे इंस्टेंटेनियस लिखनी है तो क्या लिखूंगा, डेल्टा टी बाय, बहुत ही आसान चैप्टर है। बस देखो कोई भी चैप्टर मालूम है टफ आसान किसकी वजह से होता है, टर्मिनोलॉजी की वजह। लोग ध्यान नहीं देते फिर क्वेश्चन में अटकते। दोबारा मौका आ गया, इस चैप्टर में कोई ज्यादा पुरानी चीजें कोई भी पहले वाले में नहीं हुई, पहले वाले में कंडीशन टर्म था। तो अपने आप को बेवकूफ नहीं बनाना कि मेरी किताब है या ले पढ़ी नहीं, ये सब ना करने के बाद मुझे तो मोलर मास, वेट बाय मोलर मास, हाँ करने के 1000 तरीके होते, करने का एक ही होता है, बहाने कुछ भी बना सकते हो। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, ये कौन सी है, एवरेज। और ये कौन सी है, अच्छा बताओ रेट को हम कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, देखो रेट को हम कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं।
रेट देखो, अगर हम रेट की बात करें तो रेट आप कंसंट्रेशन के टर्म में चेंज चेंज इन कंसंट्रेशन के टर्म में कर सकते हो। जैसे मान लो ये क्या लिख दिया अपन ने, कंसंट्रेशन डेल्टा, आप चाहो प्रेशर। जैसे मान लो कोई रिएक्टेंट है, उसकी कंसंट्रेशन 0.2 थी, 0.2 से 0.1 हो गई, तो चेंज इन कंसंट्रेशन, तब कंसंट्रेशन की जगह यहाँ पे मोलरिटी लिख दो, चेंज इन। मान लो अगर अपने पास कोई गैसियस रिएक्टेंट है तो उसका प्रेशर भी चेंज हो सकता है। जैसे मान लो एक कंटेनर था बेटा, कंटेनर में मान लो इसके अंदर पहले 180 एम पहले ए रिएक्शन हो रही है, ए से बी, ध्यान देना बेटा। अभी ए कितना है अपना, एक गैसियस था, ये उन्होंने ए गैस का प्रेशर दिया है 180 एम, टी इक्वल टू, जैसे जैसे रिएक्शन होती गई टी इक्वल टू 10 पे ए गैस का प्रेशर बचा 0.180। हुआ क्या, इनिशियली मोल इसके ज्यादा रहे होंगे तो प्रेशर ज्यादा आया होगा, जैसे जैसे कंज्यूम होगा तो उसका प्रेशर भी कम होता जाएगा। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, प्रेशर कौन के टर्म में भी लिख सकता हूं, और किसके टर्म में ले सकता हूं, वॉल्यूम के टर्म में भी ले सकता हूं। वॉल्यूम के टर्म में मान लो ऐसा कोई पिस्टन सिस्टम था, जैसे जैसे ये रिएक्ट करता जाता है वॉल्यूम कम होता जा रहा है, तो अपन ऐसे भी ले सकते हैं, डेल्टा ई बाय डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। तो आप कंसंट्रेशन के टर्म में भी लिख सकते हो, प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हो, वॉल्यूम के टर्म में भी लिख सकते हो, जैसा आपको लिखना है वैसे हम। ये एवरेज है, अगर इंस्टेंटेनियस लिखोगे तो कैसे लिखोगे, डी एम, एम मतलब कंसंट्रेशन अपॉन, और अगर ये डिसअपियरेंस है तो माइनस साइन लग जाएगा, एपीरियंस है तो प्लस लग जाएगा। अपन उस पर नहीं जा रहे हैं कि प्लस माइनस, डिसअपियरेंस है तो माइनस लग जाएगा, एपीरियंस है तो, रिएक्टेंट के लिए लिखोगे तो माइनस साइन लगा देना, प्रोडक्ट के लिए लिखोगे तो प्लस लगा देना। यहां पे क्या लग जाएगा, डी पे प्रेशर अपॉन ई, यहां पे क्या लिखोगे, डी वी बाय, क्या यूनिट बता सकते हो रेट की, यूनिट, इसमें यूनिट क्या बनेगी, मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और टाइम की क्या यूज करोगे, सेकंड, सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड, रेट तो ही होगा। चेंज इन कंसंट्रेशन, भाई कंसंट्रेशन की वही यूनिट होती है, चेंज की भी वही होती है। इसमें क्या बनेगा, प्रेशर क्या होता है, एटीएम सेकंड ले सकते हो, और बार सेकंड ले सकते हो, पास्कल सेकंड, जो भी आपको लेना है वो आप ले सकते हो। तो यहां पे क्या लोगे यूनिट, लीटर पर सेकंड, ml पर सेकंड, जो भी है, वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम अपॉन टाइम, ये यूनिट है। एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं इसमें। मान लो फॉर एग्जांपल अपना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और मेरे पास मान लो ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, अपन को ग्राफ दिया गया है, देखो जैसे थोड़ा अपन फील ले लेते हैं कंटेनियस और एवरेज क्या होता है। जैसे मान लो उन्होंने दे दिया यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ बी, यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, ये ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा है। अब देखना, थोड़ा अपन
ये फील कर लेते हैं कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस क्या। देखो, जैसे मान लो टाइम T1 क्या है बेटा, ये टाइम, और ये क्या है टाइम। टाइम T1 पे कंसंट्रेशन कितनी है इसकी, T2 पे कितनी है। कोई ग्राफ देख के तो मुझे पता चल रहा है कि ये प्रोडक्ट है, क्यों, क्योंकि टाइम बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। रिएक्टेंट का क्या होता, टाइम बढ़ता कम होता जाता। आप खुद देखो ना, जीरो पे जीरो, वन पे बढ़ गया, टू पे और बढ़ गया, थ्री पे और, टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है। रिएक्टेंट होता तो डिसअपियर होता, कम होता जाता भाई। इनिशियली ज्यादा रहेगा, टाइम बढ़ता जाएगा, मोल्स कम होते जाएंगे, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो ग्राफ देख के तो मुझे नहीं लिखा हो तब भी मैं समझता ये बी का ही है। अगर रिएक्टेंट का होता तो मे बी वो ऐसे होता, ऐसे कहीं भाग रहा होता, या ऐसे भाग रहा था, कैसे ही भागता लेकिन डिक्रीज हो रहा होता। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, सॉरी, एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी लिखना है, तो क्या लिखोगे आप। अब देखो, एवरेज एवरेज रेट क्या लिखोगे, जिसका अपने पास डाटा होगा। तो अगर मैं यहां पे बेटा टी बी बाय टी टी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, बी टू माइनस बी 1, ये लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, अपॉन T2 माइनस 1, यही आएगा। भाई अगर आपको एवरेज स्पीड एवरेज रेट चाहिए तो आपको एक इंटरवल बताना पड़ेगा। हमेशा एवरेज किसके लिए डिफाइंड होता है, इंटरवल के लिए। जब भी आपके पास एवरेज आएगा तो आपको एक टाइम इंटरवल बताना पड़ेगा कि भाई 10 से 15 सेकंड कि 10 से 20 सेकंड। जब भी अपने पास एवरेज आएगा तो अपने पास ये ध्यान रखना, अपने पास क्या रहेगा बेटा, टाइम इंटरवल रहता, टाइम इंटरवल पे ही डिफाइंड होता है एवरेज। हाँ, और अगर आपको बोला जाए कि आपसे बोला जाए कि मान लो आपको T2 से बिटवीन, टाइम इंटरवल मतलब बिटवीन T2 टू T1 टू, ये एवरेज हो जाएगा, समझ में आया। तो आपसे बोल दे रेट एट T2, क्या करोगे। T2 पे रेट निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टेंजेंट डालनी पड़ेगी, स्लोप लेना पड़ेगा, समझ में आया। तो अपन को यहां पे अगर मुझे T2 पे एट T2 एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर दी, मतलब उस इंस्टेंट की बात कर दी, मतलब इंस्टेंटेनियस रेट हो जाती। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, तब मुझे यहां पे स्लोप डालना पड़ेगा, ये इस पॉइंट को टच करते हुए जो स्लोप आएगा इसका ये जो टेंजेंट डालोगे तो यहां पे ये जो स्लोप होगा वो क्या कहलाएगा, अपना रेट कहलाएगा। वो क्या बन जाएगा, डी बी बाय, अब इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इस स्लोप को निकालने के। अब मे भी वो ऐसा कर सकते हैं, इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट दे दें आपको, एक ये वाला पॉइंट दे दें, एक आपको ये वाला पॉइंट दे दें, ये वाला पॉइंट दे दें, ये वाला पॉइंट दे दें, तो इस लाइन का मैं स्लोप निकाल ले जाऊं। अब वो आपकी मर्जी है आपको कैसे निकाल, या फिर इस कर्व को दे दें, इस कर्व को दे दें कि भाई ये इसको फॉलो कर रहा है, तो इसका जो मान लो वो दे देंगे, क्या करेंगे, मान लो उन्होंने दे दिया, ये दे दिया p इक्व टू समथिंग t, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट करने के बाद t की वैल्यू T2 पुट कर देना तो आपको स्लोप मिल जाएगा, समझ में आया। जब भी एक इंटरवल की बात हो रही होगी कि इतने से इतने इंटरवल पे रेट क्या होगी, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, सिंपल बेटा, हम लोग इस टाइम इंटरवल पे यहां पे कंसंट्रेशन कितनी थी, यहां पे कितनी थी। अब मे बी इंस्टेंटेनियस और एवरेज बराबर भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, छोटे ज्यादा भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कंडीशन।
reactant product in a chemical concentration of is changed from 0.5 m 0.1 m in 2 seconds. Find the rate of disappearance. The rate of disappearance of rate of disappearance of क्या लिखोगे माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डेल्टा टी कितना चेंज हुआ -0.1 से फाइनल 0.1 हो गया इनिशियल कितना था 0.5 था और कितने टाइम में हुआ कितना हो गया 0.4/2 तो कितना हो गया 0.2 मोल पर लीटर पर सेकंड करना क्या वैल्यू पुट rate of reaction rate of disappearance of reactant rate of प्रोडक्ट ये सब क्या होते हैं इनके बारे में देखो जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास कोई रिएक्शन दी गई ए प्लस बी कन्वर्ट इनटू सी सी ऐसी एक रिएक्शन दी अब मैं आपसे बोल रहा हूं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए लिखो तो आप क्या लिखोगे माइनस बी लिखोगे नहीं लिखोगे और सर अगर आपको इंस्टेंटेनियस चाहिए माइनस ए बाय डी टी लिख दूंगा यही तो होगा सर मुझे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए चाहिए कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए चाहिए तो मैं क्या करूंगा चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए और कितने टाइम में हो रहा है वो लिख दूंगा अगर इंस्टेंटेनियस चाहिए तो उस इंस्टेंट पे क्या स्लोप आ रहा है वो हम देख लेंगे वही अगर हम आपसे बोला जाए ये लिखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी वही अगर आपसे बोल दें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी लिखो तो क्या आएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी लिखो तो क्या आएगा जल्दी जल्दी लिखो
टी का क्या बन रहा है, माइनस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी और माइनस डीवी बाय डी टी, इंस्टेंटेनियस हो गई। इसमें क्या लिखोगे, माइनस की प्लस, माइनस प्लस आएगा क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट है। क्या लिखोगे, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी और डी सी बाय डी टी। में क्या लिखोगे, डेल्टा डी बाय डेल्टा टी और इसमें डी टी बाय डेल्टा डी टी, ये आएगा। ये तो अपन ने इंस्टेंटेनियस, ये अपन ने इंस्टेंटेनियस एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस। अब मैं बात करने वाला हूं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ आर ओ। नहीं लिखूंगा, ये तो जैसे कॉमन सेंस समझ, ए टू बी में कन्वर्ट। ध्यान सुनना, मान लो ये 10 मोल है और ये कितना है बेटा, ये 9 हुआ, ये कितना बनेगा, कितना कंज्यूम हुआ, 1। ये कितना बन जाए, ये कितना हुआ, 8। कितना कंज्यूम हुआ, 4। मतलब आप क्या देख रहे हो, जितना ये कंज्यूम होगा उसका डबल ये बनेगा। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, समझ में आ रहा है, जितना ये कंज्यूम हो रहा है उसका डबल ये बन रहा है। मतलब जितनी रेट से ये कंज्यूम हो रहा है डबल रेट से ये बन रहा होगा। ये बनेगा कि नहीं बनेगा भाई, मैं इसको इसको इसका एक कंज्यूम करा रहा हूं, वो 2 बन रहा है। इसको मैं 4 कंज्यूम, उतने ही जितने टाइम में ये 1 कंज्यूम हो रहा है उतने ही टाइम में वो 2 बन जा रहा है, मतलब उसकी रेट डबल है। डबल है कि नहीं है। अगर जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं यार ये टाइम टी में ये 10 मोल कंज्यूम हुआ, तो उतने ही टाइम टी में ये कितना बन जाएगा, 20 मोल। तो इसकी रेट क्या होगी, -10/t और इसकी रेट क्या होगी, 20/t। तो आप बोलोगे सर वैसे ही आपको, वैसे ही हमें पहले से ही पता था कि जितना, जब इसका 1 कंज्यूम होगा तो इसका ये 2 बनेगा। इसकी डिसअपियर होने की रेट जितनी है उसकी डबल रेट क्या होगी, इसकी अपीयरेंस। तो कोई अब बोले कि मान लो मुझे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी को बराबर करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सर इसको आधा कर दो क्योंकि डबल बन बराबर हो गया। देखो आप खुद ही बोल रहे थे कि मान लो अगर ये इसकी x है तो ये 2 टाइम बन रहा है, तो इसकी कितनी आएगी, 2x को 2 से डिवाइड कर दो। जब ये a कंज्यूम होगा तो ये कितना बनेगा, c बनेगा कि नहीं बनेगा। मतलब जब ये a रेट से जाएगा तो ये c रेट, इन दोनों को बराबर करना है, a को c के बराबर करना है। तो क्या करो, a को a से डिवाइड कर दो, c को बने क्वेश्चन। ऐसे देखो कैसे करते हैं। अब देखो अगर मुझे सबकी रेट बराबर करनी है तो फिर मैं क्या करूंगा, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए, इसको ए से डिवाइड कर दो, उसके स्टाइकोमेट्री से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय स्टाइकोमेट्री इक्वल्स टू रेट ऑफ डी आना चाहिए, डिसअपीयरेंस ऑफ बी तो किससे डिवाइड होगा, स्टाइकोमेट्री ऑफ बी, स्टाइकोमेट्री ऑफ ए। यहां पे क्या आ जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी डिवाइडेड बाय स्टाइकोमेट्री ऑफ सी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी डिवाइडेड बाय स्टाइकोमेट्री ऑफ डी। ये किसके बराबर होता है, जब हम रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की उसकी स्टाइकोमेट्री से डिवाइड कर देते हैं तो ये सब आपस में बराबर हो गए। ये बराबर नहीं है, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बराबर नहीं है। जैसे मान लो ये 2a + 3b, ये बताओ जितने टाइम में ये 2 रिएक्ट करेगा उतने टाइम में ये 3 रिएक्ट कर जाएगा, क्या ये रेट बराबर होंगी, नहीं होंगी। मान लो ये आपका 2x रिएक्ट कर रहा है तो ये कितना करेगा,
3x, इसकी रेट क्या होगी 2x बाई टी, इसका क्या होगा 3x बाई टी। मान लो अब इन दोनों को अगर मुझे बराबर करना है 2x बाई टी और 3x बाई टी को बराबर करना है तो कैसे करोगे सर, इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसको 3 से, तो न्यूमेरिकली बराबर। तो 2 और 3 से डिवाइड कर रहे हैं क्या इनके स्टोइकियोमेट्री। तो अगर मुझे रिलेशन निकालना है, हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, इसमें ए रिएक्टेंट भी बहुत सारे हैं, प्रोडक्ट भी बहुत सारे हैं, उनमें एक की अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस का दूसरे के साथ रिलेट करना है तो क्या करो, उनकी स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड। जब स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करते हैं तो ये जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं आर ओ आर ऑफ। तो ये आ जाएगा अपने पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए, या फिर अपन इसको ऐसा लिख सकते हो माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी 1 बाय ए इक्वल्स टू माइनस डेल्टा बी, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, अपॉन डेल्टा टी 1 बाय बी, इसके बराबर होगा डेल्टा सी अपॉन टी 1 बाय डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी 1 बाय, होगा कि नहीं होगा। ये क्या होता है आर ओ आर, रेट ऑफ होमवर्क क्या करोगे, डीसीटी 5 6 कर ली थी ना, 5 का रिवाइज कर लेना, अभी तक तो वैसे कोई जादू पढ़ाई नहीं सीखा है, समझ गए।